नमस्कार दोस्तों, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बाढ़ यानी कि फ्लड। भारत के भूगोल में जैसे ही आप मानसून अभी आप लोगों ने कंप्लीट किया है, मिट्टी आप लोगों ने कंप्लीट किया, वनस्पति कंप्लीट किया। अब ऐसे में यहाँ बाढ़ को लेकर आने का इस विषय को, यहाँ पे समस्या और इसकी जो समाधान है उसको यहाँ पर हम क्यों लेके आए? क्योंकि मानसून जब आपने पढ़ा तो वहां आपने देखा कि मानसून जो है भारत में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से प्रवेश करता है, ठीक है। और लौटते हुए मानसून जो होते हैं वो उत्तर पूर्व की दिशा से भारत से लौटते हैं। अब इस दो क्रम में भारत में बाढ़ की समस्या देखी जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेंस का एक मैंने क्वेश्चन दिया था कि बाढ़ को कैसे यूज किया जा सकता है नौवहन प्रणाली में, ठीक है। या नौवहन जो उसका प्रयोग है कैसे किया जा सकता है। नौवहन कहने का मतलब है कि नाव बोट कैसे यूज किए जाए और परिवहन में उसका कैसे प्रयोग लेकर हम लोग जो है आए। तो यहाँ पे बाढ़ जो है खुद में एक समस्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सारे बच्चे लाइव सेशन में आ जाइए, एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है। तो इंट्रो वाले पोर्शन में आप सभी क्या लिखेंगे, यहाँ पर मैंने डिटेल में चीजें यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, ठीक है। इसका नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा आफ्टर क्लास। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिए थे। भारत में बाढ़ को, ठीक है, भारत में बाढ़ को सिंचाई से और अंतर्देशीय नौवहन के एक अस्थायी स्रोत में परिवर्तित करने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं, ये आप लोगों को दिया गया है। आप लोग इसका आंसर भी लिखे हैं, ग्रुप में सेंड कर चुके हैं। अब जिन बच्चों ने नहीं किया है, ठीक है, जैसे ही ये क्लास अभी चल रही है 12 बजे के बाद जिनका भी आंसर आएगा वो चेक भी नहीं होगा, ठीक है। उससे पहले जिन्होंने भेजा है उसका पीडीएफ बना के मैं चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम से आप लोगों को चलना पड़ेगा। भारत में अब यहां पर डिटेल में हम लोग चलेंगे कि कैसे हम बाढ़ को यानी एक जो आपदा है उसको मैनेजमेंट में कैसे बदलेंगे, यानी एक सिंचाई में और एक अंतर्देशीय नौवहन में, ठीक है। तो भारत में बाढ़ जो है एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जो हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती है, फसलों को नष्ट करती है और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि यदि बाढ़ के पानी का उचित प्रबंधन किया जाए, अब उचित प्रबंधन कहने का मतलब क्या है, या तो आप उसको इरिगेशन में यूज करें या तो आप उसको परिवहन में यूज करें, ठीक है। तो सिंचाई और अंतर्देशीय नौवहन के लिए एक अस्थायी स्रोत में परिवर्तित किया जा सकता है। यह न केवल जल संसाधन प्रबंधन को कारगर बनाएगा बल्कि आर्थिक और पारिस्थितिकीय संतुलन को भी सुधार सकता है। यही आपका इंट्रो में होना चाहिए, ठीक है। देखो, अब इसमें हमने ये भी बता दिया कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, दूसरा लाखों लोगों को प्रभावित करती है, तीसरा बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती है। ये हो गया आपदा के कारण। फिर उसका अगला पॉइंट जो है, हालांकि अगर इसका प्रबंधन करें तो दो क्षेत्र में इसका प्रबंधन करके हम इसे अच्छे से यूज कर सकते हैं और जो जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट है उसको कारगर बना सकते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर है? ये चीजें आप लोगों को बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है। ये इंट्रो का पार्ट होगा। आंसर में जब आप लिखोगे तो आपको ये चीजें डालनी है। अब बात करेंगे भारत में बाढ़ की जो समस्या है उसके विषय, ठीक है। भारत में बाढ़ की समस्या और उसका समाधान भी देखेंगे। तो देखो, मूल रूप से अगर देखा जाए तो बाढ़ की समस्या इस वाले क्षेत्र में है, सेवन सिस्टर वाले क्षेत्र में, खास करके असम जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो बहती है, इस एरिया में भी बाढ़ देखने को मिलता है। खास करके बिहार वाले रीजन में, उत्तरी झारखंड में देखने को मिलता है बाढ़, जहां से गंगा साहेबगंज जिला से जो बहती है। तो इन तमाम क्षेत्र में बाढ़ का आंशिक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन बिहार, असम, है ना, ये उत्तर के जो क्षेत्र हैं हिमालयी नदियों के द्वारा ज्यादा बाढ़ का प्रभाव जो है उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो ये समस्या है। अब इसमें आपको इंडिकेट किया गया है कि कहां कहां पर, ठीक है, देखने को मिलता है बाढ़ की समस्या। भारत में बाढ़ मुख्य रूप से मानसून की बारिश के समय, ठीक है, नदियों के जल भराव और हिम नदों के पिघलने और चक्रवात के कारण होता है। प्रमुख बाढ़ प्रवण क्षेत्र कौन सा है? बाढ़ प्रवण क्षेत्र कहने का मतलब है कि बाढ़ भारत में कहां कहां आ रहा है।
तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, ये चार क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना बेसिन यानी कि गंगा नदी जो कि गंगोत्री से निकल रही है, मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र, और ये यहाँ पे क्या करते हैं, बाढ़ को जन्म देते हैं। गोदावरी और कृष्णा बेसिन जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, इस वाले रीजन में बाढ़ को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। नर्मदा ताप्ती बेसिन मध्य प्रदेश और गुजरात में कभी कभी इस क्षेत्र में भी देखने को बाढ़ मिल जाता है। सवाल यह है कि बाढ़ का हम लोग इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो बाढ़ की समस्या जो भारत में कहां कहां है, ये 4 पॉइंट आप लोगों ने देखा अच्छे तरीके से। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप मैप के थ्रू भी बना सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। अब इन्हीं क्षेत्रों में अगर बाढ़ के प्रभाव से ना केवल जान माल का नुकसान होता है बल्कि कृषि उत्पादकता, जलापूर्ति, परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित हो जाती है। तो ये बाढ़ की समस्या जो है वो यहां देखने को मिलती है, लेकिन बाढ़ आ जाने के बाद क्या क्या समस्या देखने को मिलेगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे भी एक डायग्राम में बना के बता सकते हो कि बाढ़ का समस्या होगा, फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम होगी, गरीबी हो सकता है ना, महामारी आ सकती है, कृषि उत्पादन जो है वो घट सकता है, जलापूर्ति बेकार हो सकती है, और उसके बाद परिवहन का जो व्यवस्था है वो भी बाधित हो सकता है। तो ये बाढ़ की समस्या के कारण उत्पन्न समस्या है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट आप लोगों को बता रहे, ये इंट्रो बताएं और उसके बाद यहाँ पे भारत में बाढ़ की समस्या। अब आएगा कि भारत में क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, बाढ़ को इरिगेशन के क्षेत्र में या नौ वहन के लिए कैसे उपयोग करें, क्या इसकी संभावना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत में सिंचाई किस तरीके से हम बाढ़ के पानी को मोड़े, किस तरीके से नदियों का प्रबंधन करें जिससे कि ये संभावना हमारा धरातल पे उतर जाए, ठीक है। तो संरचनात्मक और नीतिगत उपाय अपनाए जा सकते हैं। तो 2 पॉइंट है, एक तो संरचना विकास करना होगा और एक नीतिगत, दोनों अलग अलग काम है। एक संरचना यानी कि बांध बनाइए, पुल बनाइए, ब्रिज बनाइए, ठीक है, और नीतिगत यानी कि कुछ पॉलिसीज आप लोगों को बताना होगा। तो अब यहां देखो, बाढ़ जो है जल का सिंचाई में कैसे उपयोग किया जाएगा। भारत में कृषि जो है मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर है, ठीक है। मानसून वाला जो है आप लोगों का कॉपी चेक किए थे हमने, है ना, और इससे रिलेटेड नोट्स भी आप लोगों को दिए थे। अब नोट्स भी प्रोवाइड करवा दे रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम उसमें होगी नहीं आप लोगों को। यदि बाढ़ के पानी को प्रभावी ढंग से संग्रहित किया जाए और उसका उपयोग किया जाए तो एक अस्थायी सिंचाई स्रोत बन सकता है। याद करो, तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो जल का संचयन है ग्रामीण क्षेत्र में अलग तरीके से किया जाता है, शहरी क्षेत्र में अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अलग, शहरी क्षेत्र में अलग। क्या जब बारिश होती है तो बताए थे आप लोगों की टैंक बनाकर कैसे उसके जल को नीचे उतार लिया जाता है और नीचे जो है एक पानी का टैंक बनाया जाता है, ठीक है, जो कि सीधे धरातल से कनेक्टेड रहता है और उस वह सीधा चला जाता है भौम जल स्तर में, ठीक है। ये आप लोगों को बताए थे। जो बच्चे अभी नए हैं एनसीईआरटी का कोर्स जिन्होंने परचेज किया है, पुराना वीडियो आराम से देखिए, बहुत चीजें आप लोगों की छूट चुकी है। जो बच्चे अभी तक एनसीईआरटी में एडमिशन नहीं लिए लीजिए, क्योंकि 6 to 12 एनसीईआरटी बहुत बेसिक से कंप्लीट करवाया जा रहा है और इसमें आपको वही टॉपिक पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यह नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब यहां पर मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे उसका आप संभरण करें, जल का प्रबंधन करें जिससे बाढ़ की समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जलाशय और बांधों का निर्माण। भारत में आपके जिले में, आपके स्टेट में कौन कौन से बांध है, ठीक है, कौन कौन से बड़े बांध बने हुए हैं, जैसे हीराकुंड का नाम सुने होंगे, ठीक है, सरदार सरोवर का नाम सुने होंगे, मैथन का नाम सुने होंगे, कुनार का नाम सुने होंगे। तो ये सब जो बड़े बड़े बांध हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि जल का एक संग्रहण करते हैं एक क्षेत्र में और उसके आगे एक बांध बना दिया जाता है। एक जल का संग्रहण किया गया, आगे बांध बना दिया गया और उसके बाद धीरे धीरे जो है इसे खोला जाता है। तो ये जल जो है ड्रेन होता है और सिंचाई में यूज होता है, पेयजल में यूज होता है। तो बाढ़ के पानी को रोकने और संग्रहित करने के लिए
बड़े जलाशय और बहुउद्देशीय बांध बनाए जा सकते हैं। बहुउद्देशीय बांध कहने का मतलब क्या हुआ? बहुउद्देशीय मतलब कि एक बांध आपने बनाया, उससे आप बिजली भी उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें आप परिवहन का भी यूज कर रहे हैं, मछली पालन भी कर रहे हैं, तो उसका बहुउद्देशीय प्रयोग हो गया। सिंचाई में भी यूज कर रहे हैं, चार चीज आप उससे निकाला। सरदार सरोवर बांध और हीराकुंड बांध जैसे मॉडल को अपनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बांध के निर्माण पे फोकस है ये पॉइंट। ठीक है, बाढ़ के अतिरिक्त पानी को नियंत्रित करके सूखे की समस्या का समाधान किया जा सकता है। यानी कि जो क्षेत्र में पानी नहीं है, जैसे महाराष्ट्र का लातूर जिला, वहां पानी नहीं है और एक तरफ बहुत पानी है, तो कुछ ऐसा कैनाल जो है डेवलप किया जाए, कुछ ऐसे रास्ते डेवलप किए जाए जो वहां का पानी सीधे चला जाए उस जिले में, उस आसपास के जिले में। मेरा मानना है भारत का 629 जिला टोटल जो है, ठीक है, भारत में कुल 629 जिलों की जो संख्या है, इसमें करीब करीब 300 जिले सूखे की चपेट में है ना। तो इन जिलों को आप कैसे वैसे जिलों से कनेक्ट करें जहां पानी जो है सरप्लस है। ठीक है, क्योंकि भविष्य में अगर संकट होना है तो जल संकट ही सबसे इंपॉर्टेंट है। नहर और जल संरचनाओं का विकास। देखो, नहर की जब बात करते हैं ये छोटे पैमाने पे, बांधों का निर्माण बड़े पैमाने पे होता है। बाढ़ के पानी को कृषि क्षेत्र में ट्रांसफर करने के लिए इंटरलिंकिंग नहर प्रणाली विकसित की जाती है। अब देखो, इंटरलिंकिंग जो यहां बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? मान लीजिए ये गंगा नदी है, ठीक है, और ये कावेरी नदी है। तो गंगा और कावेरी का तो बहुत डिस्टेंस है, लेकिन इसके आसपास की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, उनको एक एक करके जोड़ा जाए। गंगा को सोन से जोड़ दिए, सोन को अन्य जो ब्राह्मणी नदी है उससे जोड़े, इस तरीके से जोड़ते हुए गोदावरी, कृष्णा और सीधे पहुंच गए कावेरी में। तो एक पानी का जो बहाव का जो चैनल है वो बन गया। इंटरलिंकिंग नहर प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने जो बताया वो नदी जोड़ो परियोजना, यहां जो है इंटरलिंकिंग नहर प्रणाली, यानी कि नहर को नहर से जोड़ देना। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बाढ़ का जल का उपयोग किया जाता है और सिंचाई जो है वो की जाती है। माइक्रो इरिगेशन तकनीक जैसे ड्रिप स्प्रिंकल सिंचाई प्रणाली को अपनाया जा सकता है। अब देखो, बाढ़ का पानी अगर आप एक स्थान पे संग्रहित कर लिए, आप मान लें कि खेती का आपका जो टुकड़ा है खेत का वो बहुत बड़े पैमाने पे, तो आप बाढ़ के पानी को एक जगह क्या किए, संग्रहित कर लिए, और इसी पानी से आपने भौम जल स्तर को भी ठीक किया और अपनी खेती 1/3 जमीन में जल का संग्रहण कर लिए, और जो 2/3 जमीन बचा उसमें आपने क्या किया, खेती कर लिया। तो भौम जल स्तर भी बेहतर हो गया, पानी का समस्या भी सॉल्व हो गया। समझ रहे हो चीजों को? समझ में आ रही? ऑल क्लियर मैसेज करोगे, ठीक है। तो यहां पे जो माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल लिखा हुआ है, ये आप लोगों को मैंने बताया था, ठीक है। आप बताएंगे, ये मैंने क्लास में आप लोगों को एक बार पढ़ाया था, बहुत डिटेल में इस चीज को मैंने बताया था। अब यहां कहता है एक्विफायर और पुनर्भरण प्रणाली, यानी कृत्रिम जल वृत्त बनाना, ठीक है। बाढ़ के पानी को भूजल पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि इस क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है, तो क्यों ना ऐसे यहां पे जो क्षेत्र है उसमें डीप बोरिंग किया जाए, ठीक है, और कुछ गड्ढे किए जाएं, बड़े बड़े गड्ढे, ठीक है, जो कि बड़े बड़े जलाशयों को जो है, मतलब बड़े बड़े जलाशय के रूप में वो क्या हो जाए, निर्मित हो जाए। जो भी जल आ रहा है बाढ़ का, वहां पे उसे सोख ले, प्लस उसे बांध के माध्यम से बनाकर उसे कहीं अन्य एरिया में उसे छोड़ दिया जाए। तो ये पुनर्भरण जब कह रहा है, तो कहीं अगर एरिया में छोड़ रहे हैं मतलब बांध के माध्यम से, लेकिन जब जल वृत्तों का पुनर्भरण कह रहा है, मतलब ये जमीन के नीचे ही बोल रहा है कि इसको क्या किया जाए, समाहित कर दिया जाए। लेकिन अब इस क्षेत्र में बाढ़ आ रहा है, यहाँ पहले से नदी है, तो जो यहाँ का वाटर लेवल है, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है, यानी जमीन के नीचे जो पानी है वो ऑलरेडी बहुत समृद्ध है, तो फिर वैसे पानी कैसे नीचे जाएगा, वो सैचुरेशन के लेवल पे है। तो सिंपल है कि बाढ़ के पानी को मोड़ना ही पड़ेगा वैसे क्षेत्र में जो सूखा भरे क्षेत्र है, ठीक है, और वहां के ग्राउंड वाटर को बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे तालाब, झील, छोटे जलाशयों को गहरा और संरक्षित किया जा सकता है। अब मान लो इस तरीके का तालाब है, ठीक है, यहाँ सीढ़ी बना हुआ, अब तालाब में पानी इतना ही है,
तो क्यों ना इस तालाब को और गड्ढा किया जाए, ठीक है, और यहाँ पे एक मेड़ लगा दिया जाए कि लोग इससे आगे ना बढ़े, ठीक है, और इस तालाब में जल संभरण हो जाए, भौम जल स्तर भी इसका ठीक रहेगा, तो इससे भूजल स्तर बढ़ेगा और पेयजल की संकट कम होगी। ये सारा पॉइंट जो लिखवा रहा हूं इसका नोट्स तुम लोगों को हम दे देंगे, अपने पास सेव रखिएगा, ठीक है। कृषि योजना में बदलाव, बाढ़ प्रवण क्षेत्र में ऐसी फसलें उगाई जानी चाहिए जो अधिक जल सहनशील हो, धान और गन्ना। अब जल सहनशील कहने का मतलब क्या है, अब जहां पे बहुत ज्यादा पानी है, ठीक है, जहां बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है तो वहां पे धान की खेती करें, वहां पे गन्ना की खेती करें। क्यों? क्योंकि धान और गन्ना जो है ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा जल का इनको आवश्यकता होता है, बहुत ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्लास कंटिन्यू कीजिए, कोई इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। बाढ़ के बाद तेजी से उगने वाली जो फसलों हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। ये भी सारा मैनेजमेंट आप लोगों को बता रहे हैं, एक एक करके यही पॉइंट को अगर अपने कॉपी में लिखा होगा तो आप लोगों को बेहतर तरीके से मार्क्स जो है आज मिलेगा। बाढ़ जल का अंतर्देशीय नौवहन में उपयोग, भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बाढ़ के पानी का उपयोग किया जा सकता है। यह केवल परिवहन लागत को कम करता है बल्कि कार्बन को भी जो है घटाता है। अब देखो भारत सरकार टोटल 106 नए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, जिसमें कि वाटर नेशनल हाईवे बनाना है, वाटर नेशनल हाईवे, यानी फिर नेशनल हाईवे जो पानी में रहे, ठीक है। तो जो नाव है वो सीधे चलेंगे किसमें? नेशनल हाईवे में। कहां पे? नदियों में। तो भारत सरकार 106 टोटल नए परिवहन हेतु ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो जल राजमार्ग है उसे निर्मित कर रही है। पहले जो है केवल ये 4 था, फिर बाद में 5 हुआ। भारत सरकार वर्तमान में 106 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो ये टोटल वर्तमान में 111 है, याद रखिएगा, कुल 111 है। जैसे भारत सरकार ने 100 से अधिक जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी, 2 ब्रह्मपुत्र नदी, 3 जो है ये 4 आपका गोदावरी और कृष्णा, 3 का बात करेगा तो महानदी नदी में, ठीक है, महानदी में, यानी कि ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो परिवहन में इसका प्रयोग जो है इस तरीके से किया जा सकता है कि अगर आपने एक ऐसा बाउंड्री लाइन खींचा जिससे कि बाढ़ का जल जो है असम और बिहार में जो बाढ़ आ रहा है वो पानी सीधे झारखंड की ओर मूव कीजिए, झारखंड से उड़ीसा में मूव कीजिए, उड़ीसा से बगल में एमपी में कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, आप उसे महाराष्ट्र तक भी भेज सकते हैं, क्योंकि भारत की भूमि भी जो है वो स्लोप है। अगर बिहार यहाँ पे और यहाँ बाढ़ आ रही है और अगर अच्छे से प्रबंधन किया गया तो ये जल नीचे केरल तक जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, इसमें बहुत बड़े पैमाने पे खर्च होगा, ये भी बात सत्य है। तो इसीलिए आपको बताया ना कि एक संरचना पे काम करना होगा, नीति पे काम करना होगा, बड़े पैमाने पे पैसा खर्च होगा। तो वर्ल्ड बैंक पढ़ाए थे आप लोगों को, तो वर्ल्ड बैंक उसमें पैसा देगा। तो मल्टी मॉडल परिवहन को बढ़ावा देना, ठीक है। अब जल मार्ग को रेल से जोड़ना, सड़क से जोड़ना। जैसे आप देखिए बनारस का घाट देखते हो, जैसे उतना आप ना समझें तो अभी कुंभ का मेला लगा, ठीक है, तो कुंभ का मान लीजिए आप अपने घर से कुंभ गए तो आपने बस का भी प्रयोग किया, रेलवे का भी प्रयोग किया, पैदल यात्रा भी आपने किया, लेकिन कुंभ में यहां पहुंचने के बाद यहां नाव लगा हुआ है, आपने नाव में क्या किया? सफर किया। तो यहां इस तरीके का व्यवस्था अवेलेबल था तब तो क्यों ना पूरे देश में इसे क्यों ना पूरे देश में लागू किया जाए, पूरे देश के नदियों को समृद्ध बनाने का कार्य किया जाए। लेकिन इसमें एक और समस्या आती है कि जो बोट होता है, ठीक है, जो नाव होता है, तो एक तो हुआ कि खेवैया इसे चलाए चप्पू से, और एक होता है जिसमें मशीन लगा हुआ रहता है और इसमें पंखा रहता है, और यहाँ लोग बैठे हुए रहते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, और ये नाव चलते रहती है। लेकिन ये जो पंखा है ये तभी चलेगा जब पानी का स्तर बहुत अधिक हो, ठीक है, पानी का स्तर अधिक हो। अब ये यहाँ जा रहा है, पता चला आगे जाके पनिये नहीं है तो जाके पंखवे टकरा जाएगा नीचे,
मिट्टी में फंस जाएगा, अब फंस जाएगा तो टूट जाएगा इसका पत्ती, हो गया कहानी खत्म, इसका बोट रखा का रखा रह जाएगा। भारत में अधिकांश नदियों की यह समस्या है कि पानी नहीं है नदी में, समझे बात को। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको जोड़ना चाहिए रेल से, सड़क से, तमाम चीजों से। पारिस्थितिकीय और आर्थिक लाभ इसमें है, सस्ता परिवहन होता है, ठीक है। आपको बता दें कुंभ में तो हजार हजार रुपया ले लिया भीड़ के कारण, लेकिन वैसे अगर आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में नदियों से जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्रॉस करते हैं, ठीक है, नदियों के माध्यम से, तो मान लीजिए एक बड़ा सा बोट, अब उसमें 100 लोग सवार होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, धीरे धीरे बहते हुए, नदी का जो बहाव है इस क्षेत्र में, आपको यहाँ पे आना, यहाँ से आप यहाँ सवार हुए, 10-20 रुपया में आप कई किलोमीटर सफर तय करके आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। कुंभ में जब लोगों को ट्रेन में नहीं मिला सीट, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो पटना में है, कहाँ है, पटना में, ठीक है, अब ट्रेन का बुकिंग पूरा फुल था, नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे हैं, और जाना है कुंभ में, नहाना है आस्था के नाम पे, तो ये क्या किया, गंगा में सीधे, पटना में ये है, तो ये जो है गंगा में डुबकी लगाएगा, तो क्या ये प्रयागराज पहुंचेगा, हाँ और ना हमें बताइए, ठीक है, या फिर बंगाल पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति अगर मान लें प्रयागराज आपका इस क्षेत्र में है, पटना इस क्षेत्र में है, बंगाल यहाँ पे है, ठीक है, और गंगा यहाँ से ऐसे निकल रही है, ठीक है, तो प्रयागराज अगर यहाँ है तो, और गंगा यहाँ से गुजर रही है, तो कोई व्यक्ति अगर गंगोत्री के आसपास रहता है और सीधे गंगे नदी में वो अपना नाव लेके चल दे, तो सीधा सीधा वो पहुंच जाएगा कहाँ, प्रयागराज, ठीक है, क्लियर। तो ये परिवहन का प्रयोग किया जा सकता है, किया जा सकता है, तो वही चीज यहां बता रहा है, कनेक्शन कैसे, ये न्यूज में था इसलिए आप लोगों को बताएं। पारिस्थितिकीय और आर्थिक लाभ, जल परिवहन सस्ता होगा, उसको पैसे नहीं लगा, नदी में आया, सीधे वो बहते हुए आ गया प्रयागराज। पर्यावरण के अनुकूल भी है, इसमें बहुत कम तेल जलता है, कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है, ठीक है। नीतिगत सुधार क्या क्या होना चाहिए, तो नीतिगत सुधार में यहां लिखा हुआ है राष्ट्रीय जल नीति 2012, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नदी जोड़ो परियोजना, जो कि आप लोगों को बताएं गंगा कावेरी प्रोजेक्ट, बजट 2023 में इसके लिए लगभग 4600 करोड़ रुपया दिया गया है, गंगा नदी को कावेरी से जोड़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये क्या काम करेगा, ये नेशनल वाटरवेज को बढ़ावा देने का काम करेगा। तो राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के विषय में भी नोट्स, पतला सा नोट्स, कहने का मतलब है कि 50-60 वर्ड का तैयार कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछता है। बाढ़ प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो जीपीएस का प्रयोग कर सकते हैं, जीआईएस का प्रयोग कर सकते हैं, किसका प्रयोग कर सकते हैं, जीपीएस का, जीआईएस का। वॉइस क्लियर जा रही है मेरी, कोई समस्या, ठीक है। जीपीएस जीआईएस क्या है, तो आप जीआईएस और जीपीएस या आप इरनास के माध्यम से, ठीक है, ये सब टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ाएंगे इसरो में, इन सब के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि नदी का प्रबंधन किया जा सकता है, ठीक है। तो सिंचाई में या नौवहन में इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है। ये टॉपिक अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जो फाउंडेशन बैच में है बच्चे, उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पढ़ाया जाएगा, तो उसमें ये सब चीजें वो समझेंगे। बाढ़ मॉडलिंग और भविष्यवाणी प्रणाली, कहां पे बाढ़ आना है तो भविष्यवाणी कैसे करेंगे, जीआईएस के माध्यम से, जीपीएस के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से, है ना, सैटेलाइट के माध्यम से। अब देखो यहां लिखा हुआ जीआईएस, जीपीएस, जीआईएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्विस, ठीक है। जीपीएस जनरल पैकेज सर्विस, याद रखना, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिमोट सेंसिंग का प्रयोग कर सकते हैं आप, जिसको आईआरएस बोलते हैं, आईआरएस, इंडियन रिमोट सेंसिंग। आईआरएस के माध्यम से क्या पता चलेगा, कहां पे किस तरीके का भौमिक जल है पड़ा हुआ, ठीक है। ये सब टेक्नोलॉजी है, इस पे एक लंबा क्लास चलेगा 1-1 घंटा का, वो आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं,
ठीक है। बाढ़ जल प्रबंधन की क्या क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां क्या है? सबसे पहले पैसा का कमी है, इतना बात कर रही है, पैसे नहीं है तो बनेगा कैसे? बुनियादी ढांचे की कमी, इंफ्रा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, नीति और क्रियान्वयन में असंगति। नीति तो बना लिए, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं रहा है। तो नीति बना लिए लेकिन क्रियान्वयन नहीं है, ये सबसे बड़ा चुनौती है। प्राकृतिक पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए अलग बैरियर लगा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चुनौती है, ये भी आप लोगों को लिखना है। जो बच्चे एनसीईआरटी में हैं, अभी जैसे मैंने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब पढ़ाएंगे क्लास, इससे भी मतलब ये तो क्लास आप लोगों को मिल रहा है जो जनरल क्लास है, जिसमें कि आप पढ़ रहे हो बाढ़, उसका समस्या और समाधान, लेकिन इसमें जो शब्द आए जीपीएस, जीआईएस, आईआरएस, इरना, ठीक है, ये तमाम चीजें, तो वो एनसीईआरटी का पोर्शन नहीं, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को पढ़ना है, जो बेसिक वो तो एनसीईआरटी में बता देंगे, लेकिन एडवांस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको जुड़ना चाहिए फाउंडेशन बैच से। जो बच्चे जुड़ चुके हैं उन्हें मतलब आराम से आप रहिए, आप लोगों को तमाम चीजें पढ़ाई जा रही हैं, और इसी तरीके से सारा क्लास अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा, नोट्स मिलता रहेगा। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो लेट मत कीजिए, 2 साल का कोर्स है, आराम से पढ़िए हमारे साथ जुड़कर, आप देखेंगे नोट्स का टेंशन नहीं, होमवर्क चेक होता है, सारे बच्चे जो इन्वायरमेंट यहाँ क्रिएट किए हैं बहुत सुंदर है, सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तेज बच्चे। ठीक है, तो ये नोट्स आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, आप सभी इसके माध्यम से अपनी तैयारी को पुख्ता करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।